मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय अरस्तू का अनुकरण सिद्धांत का अध्ययन करना है। हमारे पाठ का उद्देश्य है अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की परिभाषा को समझें, अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की पद्धति मूलक विसंगतियों को जानें, प्लेटो और अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत के फ़र्क को समझें, अनुकरण सिद्धांत और काव्य प्रकृति की समझ को आपके समक्ष प्रस्तुत करें और अनुकरण और काव्य प्रतिभा पर अरस्तू के विचार से परिचय प्राप्त करें। यूरोपीय काव्यशास्त्र में अनुकरण की 3 धाराएं देखने को मिलती हैं। पहला, प्लेटो के बाह्य यथार्थ की यथावत अनुकृति की है। यह पद्धति आधुनिक कला रूप के सृजन के उन क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है जो बाहरी भौतिक दुनिया की हूबहू नकल पर आधारित है। मसलन फोटोग्राफी, लैंडस्केप, सिनेमा की कला। इसी तरह से आधुनिक काल में प्लेटो के अनुकरण की हूबहू नकल वाली प्रणाली का विकास जोला, फ्लाबेयर, हॉफ्टमान जैसे प्रकृतवादी अति यथार्थवादी लेखन में दिखाई पड़ता है। दूसरी पद्धति है अरस्तू की। वह गोचर विश्व के साथ मानव मन की अगोचर दुनिया की को भी अनुकरण की वस्तु मानते हैं और उसके अंतर्गत रखते हैं और एक तरह से सतह और सार तत्व यानी इसेंस और एपियरेंस दोनों को अनुकरण के अंतर्गत मानते हैं। दूसरे शब्दों में प्लेटो सिर्फ बाह्य जगत के नाना रूपों की यथावत अनुकृति को ही अनुकरण नहीं मानते, बल्कि जो अगोचर दुनिया है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे मानव मन के अंतर्द्वंद, भावात्मक रागात्मक प्रतिक्रियाएं इत्यादि, उसका भी अनुकरण संभव बताते हैं। सृजनात्मक लेखन में उसका विकास यथार्थवादी साहित्य में हुआ। उसकी प्रतिकृति हमें बाल्जाक, टॉमस मान और टॉल्स्टॉय के उपन्यासों में, जिसे 19वीं शताब्दी का महान यथार्थवादी लेखक कहा जाता है, दिखाई पड़ता है। आलोचना में उसके पुरस्कर्ता जॉर्ज लुकास रहे हैं और उनका आलोचनात्मक यथार्थवाद का सिद्धांत रहा है। तीसरा है यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस की अनुकरण की प्रणाली, जो यूरोप में पुनर्जागरण काल के बाद विकसित हुई। इस पद्धति में अनुकरण का अर्थ है समाज, मनुष्य एवं प्रकृति की द्वंद्वात्मक गतिशील सत्ता का अध्ययन, जिसका विकास आधुनिक युग में फ्रेंच संरचनावादी चिंतकों के लेखन में दिखाई पड़ता है। किंतु इन तीनों पद्धतियों में अनुकरण की जो प्रणाली प्रभावशाली और सुसंगत तरीके से एक व्यवस्थाबद्ध रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है, वह है अरस्तू की प्रणाली। अरस्तू ने सौंदर्य शास्त्र की एक पूरी व्यवस्था, एक पूरी व्याख्या, एक पूरा ढांचा खड़ा किया है। उसी का अध्ययन आज हमारा अभिप्रेत भी है। अरस्तू से पहले प्लेटो हुए थे। प्लेटो ने इस असार संसार को असल अर्थात ईश्वर तत्व यानी सार्वभौम सत्ता की नकल बताकर कला को नकल की नकल कहा। क्योंकि त्रासदी लेखक, कवि या कलाकार वस्तुओं के उसके सार तत्व, जिसका निर्माता ईश्वर है, का अनुकरण नहीं करते, बल्कि उस सार तत्व के स्थूल भौतिक प्रतिबिंबों को प्रतिबिंबित करते हैं। इसलिए वे ईश्वर निर्मित मूल विचार तत्व का विकृतीकरण करते हैं। बल्कि यूं कहे कि प्लेटो के तर्क से कला, साहित्यकार और त्रासदी लेखक सच्चाई से 3 बार दूर होते हैं। इसलिए प्लेटो ने उन्हें अपने आदर्श गणराज्य के लिए अनुपयोगी मानकर उन्हें बाहर कर देने की सिफारिश की। इसके ठीक विपरीत अरस्तू ने एस्किलस, एरिस्टोफेनिस, यूरोपिडीज, होमर आदि
लेखकों, नाटककारों के दुखांत नाटकों को आधार बनाकर अनुकरण की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की, एक पूरी की पूरी संरचनात्मक व्यवस्था वहाँ पर दिखाई पड़ती है। उन्होंने अनुकरण को रचनात्मक एवं शिक्षाप्रद मूल्यों के संदर्भ में व्याख्यायित किया और त्रासदी की महानता इसी संदर्भ में सिद्ध की और अपना प्रसिद्ध विरेचन सिद्धांत सामने रखा। अरस्तु ने कला को, अनुकरण को मानव विकास की सर्वोत्तम उपलब्धि कहा। पोइटिक्स में उन्होंने एक जगह बताया कि कवि और इतिहासकार सिर्फ इस बात में भिन्न नहीं होते कि एक पद्य में लिखता है और दूसरा गद्य में। दोनों का भेद इस तथ्य में निहित है कि इतिहासकार केवल तथ्यों का वर्णन करता है। जो कुछ घटित हुआ है इतिहासकार उसी को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेगा, लेकिन जबकि ये जो कवि हैं वह संभावित को भी प्रस्तुत करते हैं। जो संभाव्य है, जो घट सकता है, जो हो सकता है, जिसकी संभावना है, उसका भी वह अनुकरण करते हैं। इस कारण इतिहास यदि एक ओर विशिष्ट होता है, एक खास ढांचे में बंधा होता है और वह वही बता सकता है अपनी वस्तुगत तथ्यपूर्ण प्रकृति के अनुकूल, वह उन्हीं चीज़ों को हमारे और आपके सामने रखेगा जो वस्तुतः घटित हुए हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो त्रासदी लेखक है, जो कवि है, जो रचनाकार है, ये जो घटित हो सकता है, जो संभावित है, उसको भी अनुकरण का विषय बनाते हैं। इस प्रकार जहाँ इतिहास विशिष्ट होता है, वहीं कला में सामान्यीकरण या सार्वजनीनता की पूरी संभावना दिखाई पड़ती है। इसी मायने में अरस्तु ने किसी भी दर्शन की तुलना में कवि को, कलाकार को अधिक दार्शनिक कहा था। इस संदर्भ में मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। कालिदास की अंतिम रचना रघुवंश है। रघुवंश का नायक अग्निवर्ण है, जो शराबी है, जो उन्मादी है और अपने अतृप्त काम पिपासा को तृप्त करने की अपेक्षा रखते हुए ही वह अतिशय भोगवाद का शिकार होकर अंततः क्षय रोग से पीड़ित होता है और मरता है, निसंतान मरता है। कालिदास की यह नाटक अग्निवर्ण जो काव्य है, महाकाव्य है, रघुवंश, उसका नायक अतिशय भोगवाद के कारण ही मृत्यु को प्राप्त होता है, निसंतान मरता है, या आज के भोगवादी समाज के लिए रघुवंश की, या यूं कहें कि कालिदास का अपना एक संदेश हो सकता है। मैंने कहा कि अरस्तु यह बताते हैं कि किसी भी शिक्षा के अन्य शाखा के तुलना में जो कला है, जो साहित्यकार है, जो त्रासदी लेखक है, वह कहीं अधिक दार्शनिक होता है। तो इस अर्थ में कि वह उन संभावनाओं को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करता है जो वस्तुतः घटित नहीं हुई है लेकिन हो सकती है। एक और अर्थ है अनुकरण का। अरस्तु ने अनुकरण को सीखने की बुनियादी प्रवृत्ति के रूप में सामने रखा। बच्चा अनुकरण के द्वारा बोलना, लिखना, पढ़ना, चलना आदि सीखता है। खिलाड़ी खेल के नियमों का अनुकरण करते हैं, विद्वान विचारों का अनुकरण करते हैं, कवि सौंदर्य की प्रतिष्ठा में भाव एवं अनुभूतियों का अनुकरण करते हैं। अरस्तु के यहाँ अनुकरण एक सृजनात्मक क्रिया है। वह केवल बाहरी दुनिया के स्थूल व्यापारों का ही नहीं होता, बल्कि वह मनुष्य के आंतरिक संबंधों, मानसिक अवस्थाओं, मनोवैज्ञानिक आवेगों, भावात्मक एवं रागात्मक प्रतिक्रियाओं का भी होता है। आप उदाहरण के तौर पर ईदगाह और प्रेमचंद की दूसरी कहानी कफन को ले सकते हैं, जहाँ दोनों ही कहानी में हामिद के मन में या घीसू और माधो के मन में जो उठने वाले आवेग हैं, प्रेमचंद उसको चित्रित करते हैं। यानी ईदगाह और
कफन कहानियों में जहां मानव मन के आवेगों और अंतर्द्वंद्वों का अनुकरण दिखाई पड़ता है, वहीं सरोज स्मृति में निराला जी रागात्मक और भावात्मक प्रतिक्रियाओं का अनुकरण करते हुए जब कहते हैं, धन्य में पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ भी कर न सका, जाना तो था अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काए। इस तरह से कवि एक तरह से अपने मनोवेगों को, अपने रागात्मक प्रतिक्रियाओं को ही अभिव्यक्त करता है, जो खास तौर से सरोज के सगार चिंतन, तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग नत नैनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, ये वे पल हैं, ये अनुभूति के वह क्षण है जो एक मृत पुत्री के प्रति पिता की एक याद के रूप में बाकायदा उनके मन में उभरती है और उसे निराला अभिव्यक्त करते हैं। यानी कविता, काव्य कला दृश्यमान यथार्थ जगत का ही अनुकरण नहीं करती, बल्कि उसमें मनुष्य और प्रकृति के अंतर्बाह्य जगत का अनुकरण भी अंतर्भूत होता है, वह शामिल होता है। अनुकरण की इस क्रिया में कलाकार और कवि न केवल नूतन भावों का सृजन करते हैं, बल्कि अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा का परिशोधन भी करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत, जिसके तहत कवि या रचनाकार जो लिख दिया, जो कह दिया, उसी से संतुष्ट न होकर, बल्कि और मनोभावों के द्वारा आगे भी इस अनुकरण की प्रक्रिया को जारी रखते हुए अपने भावाभिव्यक्ति के तमाम पक्षों को कलात्मक रूप से निखारने का निरंतर प्रयत्न करता रहता है। इसलिए रेमंड विलियम्स ने द लॉन्ग रेवोल्यूशन में एक जगह लिखा है कि प्लेटो ने जहां अनुकरण को फॉल्सहुड या मिथ्या प्रतीति के अर्थ में लिया, वहीं अरस्तु ने अनुकरण को सीखने की सर्वोत्तम कला या सर्वोत्तम प्रणाली या विधि के रूप में ग्रहण कर उसे यथार्थ का एक आधार प्रस्तुत किया। अरस्तु ने अपने पोएटिक्स में कवि प्रतिभा पर बल दिया है। उनका तर्क यह है कि मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न हो सकता है, किंतु पलंग से पलंग नहीं। हम जानते हैं कि इससे पहले प्लेटो ने यह तर्क दिया था अपने गुरु सुकरात का अनुकरण करते हुए कि एक बढ़ई पलंग बनाता है, इस पलंग का विचार बढ़ई के मन में होता है, लेकिन इस विचार का मूल विचार का निर्माता स्वयं बढ़ई नहीं होता, बल्कि ईश्वर होता है। इसलिए बढ़ई के द्वारा निर्मित जो पलंग है वह ईश्वर निर्मित आदर्श रूप से अलग होता है और उसका प्रतिबिंबन होता है। कला और कलाकार जब बढ़ई द्वारा निर्मित पलंग का अनुकरण करते हैं तो वह स्वभावतः ईश्वर निर्मित विचार से बढ़ई की तुलना में भी और अधिक दूर होते हैं। अपने सिद्ध गुरु को जवाब देते हुए अरस्तु ने यह बताया कि कवि प्रतिभा में, सृजन में, काव्य सृजन में, त्रासदी के सृजन में कवि प्रतिभा की भूमिका अनूठी होती है। प्रतिभा के अभाव में रचनात्मकता इसलिए संभव नहीं है कि इंसान के द्वारा इंसान उत्पन्न हो सकता है, मनुष्य मनुष्य को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन एक पलंग के द्वारा पलंग जन्म नहीं ले सकता। फर्ज करें कि आप एक पलंग को जमीन में दबा दें, हो सकता है कि उससे कोई पौधा उगाए, हालांकि यह भी बहुत मुश्किल है कहना कि उससे पौधा उगेगा या वो सड़गल कर बराबर हो जाएगा, लेकिन एक क्षण के लिए यह स्वीकार भी कर लें कि उस पलंग को जमीन में दबा दे तो एक पौधा तो निकल सकता है, लेकिन उससे पलंग का जन्म नहीं हो सकता, पलंग नहीं उग सकता। आशय यह है कि पलंग का निर्माण बढ़ई करता है, उस निर्माण में उसकी प्रतिभा शामिल होती है। इसी तरह काव्य कला सृजन में कवि प्रतिभा अपरिहार्यता शामिल होती है, जो नितांत भिन्न प्रतीत होने वाली दो वस्तुओं में कल्पना वैभव से रूप, गुण, धर्म आदि की एकता स्थापित करती है।
अरस्तू ने जोर देकर बताया कि सृजन कर्म में कवि की प्रतिभा, सृजनात्मक मेधा की भूमिका अपरिहार्य होती है, जो नितांत भिन्न प्रतीत होने वाली दो वस्तुओं के बीच में कल्पना के द्वारा, अपनी सृजन शक्ति के द्वारा रूप, गुण, धर्म की एकता स्थापित करती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, निराला जी की एक पंक्ति है कि वे किसान की नई बहू की आंखें, जैसे बैठा हो कोई खग बंद किए दो पांखें। अब किसान की नई बहू की आंख एक चीज है और किसी पक्षी के बंद पंखों की कल्पना ये नितांत भिन्न चीज है। दोनों के बीच कल्पना के माध्यम से वह एकता स्थापित करते हैं, जो अब प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अनिवार्यतः इन दो भिन्न प्रतीत होने वाली वस्तुओं के बीच अनुस्यूत होता है। उदाहरण को स्पष्ट करते हुए मैं यह बताना चाहूंगा कि किसान की नई बहू की आंख है, जाहिर है वह नागर वधुओं की तरह चंचल नहीं होगी, उसमें कुछ झिझक, कुछ शर्मिंदगी होगी, आंखों का झुका रहना, पंखों का बंद होने से एक भाव सामंजस्य, गुण साम्य दिखाई देता है। आंखें मानव शरीर की सबसे कोमल अवयव हैं और पंख उसी अनुपात में कोमल छूने पर कोमल महसूस होते हैं। इस तरह से आंखों की तुलना पंखों से करना और कल्पना शक्ति के माध्यम से दोनों के बीच एक अंतर्निहित साम्य को स्थापित कर देना ही अरस्तु की दृष्टि में कवि कल्प सृष्टि है, और यही सौंदर्य का निर्माण भी करते हैं। अनुकरण की क्रिया में सर्जक की प्रतिभा अनिवार्यतः विधि होती है, इस पर एकाधिक स्थलों पर अरस्तु ने बल दिया है। वह उसे अंतर्बाह्य जगत से, यही जो कला है, कलाकार को, कलात्मक रचना को सतह प्रतीति से अनुभव की प्रतीति यानी भाव प्रतीति के उच्चतर स्तर तक की ओर ले जाती है। संक्रमण की यह प्रक्रिया स्वतः गत्यात्मक होती है, जिसमें रचनात्मक कल्पना की भूमिका, या यूं कहें कि सृजनात्मक प्रतिभा की भूमिका असंदिग्ध है। अन्यथा भिक्षाटन और काव्य रचना में कोई फर्क नहीं होता, या यूं कहें कि जो काव्य रचना है वह भिक्षाटन से भी और आसान काम हो जाता। कला इस मायने में पुनर्सृजन है कि वहां हूबहू नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। आप जरा सा दिल्ली के चोर बाजार में जाएं, वहां ग्रे मार्केट में जाएं, वहां आपको पायरेटेड सीडी मिलेंगे, लेकिन किसी भी आप सुपर बाजार के सभ्य से सभ्य दुकान में चले जाएं, वहां पर आपको पायरेटेड शेक्सपियर या पायरेटेड कालिदास एकदम नहीं मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि दुलारे लाल जी ने भी एक सत्सई लिखी थी बिहारी लाल के तर्ज पर ही, लेकिन वह अत्यंत भूंडा और हास्यास्पद ही प्रमाणित हुआ। यानी कला की दुनिया में यांत्रिक अनुकरण असंभव है। वह इस मायने में कि रूस ने एटम बम बनाया, अमेरिका ने बना लिया, भारत ने भी बना लिया, पाकिस्तान ने भी बना लिया, लेकिन ये सारे देश मिलकर एक शेक्सपियर या ये एक तुलसीदास का निर्माण नहीं कर पाए। इससे ये पता चलता है कि कलात्मक उत्पादन अपनी कल्पना शक्ति, अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के कारण अन्य यांत्रिक उत्पादनों से भिन्न होता है। यानी वहां अंतर्बाह्य विश्व कवि की प्रतिभा के संस्पर्श से भेष बदल के ही, या यूं कहें कि प्रकाशवान होकर ही अपनी जगह बना सकता है, ऐसा बताकर अरस्तु ने काव्यशास्त्र की दुनिया में एक नए युग का सूत्रपात किया, जो प्लेटो के आदर्शवाद की तुलना में, नैतिक शिक्षा की तुलना में कहीं अधिक मूर्त, वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक भी था। आप देखें कि इस चीज को अंग्रेज आलोचकों ने भी संकेत किया है।
विम्साट एवं ब्रुक्स ने जब ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म लिखा तो अरस्तु वाले और प्लेटो वाले प्रसंग में दोनों की तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि प्लेटो के लिए अनुकरण का अर्थ महज सत्य अथवा ईश्वर से चीजों की अलगाव या दूरी है। जो चीज ईश्वर निर्मित विचार, जो कि खुद ईश्वर का प्रतीक ही है, जिसे वो एब्सोल्यूट स्पिरिट या परम सत्य कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं, कि जितना ही करीब होगा वह अपनी प्रकृति में उतना ही प्यूरिफाइड यानी उतना ही विशुद्ध होगा। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे चीजों का विरूपीकरण होता चला जाता है। क्योंकि कलाकार और साहित्यकार प्लेटो की दृष्टि में सच्चाई से दूर होते हैं, इसलिए एक बढ़ई भी एक कलाकार या एक त्रासदी लेखक की तुलना में सत्य के अधिक निकट होने के कारण पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए विम्साट एवं ब्रुक्स ने यह बताया कि प्लेटो के लिए अनुकरण जहां सिर्फ परम तत्व ईश्वर सत्ता से अलगाव एवं विरूपण है, वही अरस्तु के लिए अनुकरण का अर्थ यथार्थ का एक उच्चतम रूप है, जैसा और जो रूप अब तक अंतर्धान बना हुआ था, जो अप्रतीत हो रहा था, जो दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसे भी अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा वह सामने लेके आते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अनुकरण में उन्होंने कलाकार की सृजनात्मक प्रतिभा पर अकारण ही बल नहीं दिया है, और इस प्रतिभा के कारण ही कलाकार दो नितांत और असंग वस्तुओं के बीच छिपी हुई एकता को उजागर करता है, और इस प्रक्रिया में अनुकरण एक सर्वथा नया अर्थ ग्रहण करता है। अरस्तु बताते हैं कि कला अनुकरण है, साथ ही प्रत्येक कला और ज्ञान की सभी शाखाएं प्रकृति के अधूरे कार्यों को पूरा करती है। मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए वह प्रकृति की तरह आधा अधूरा भी है। कहते हैं मनुष्य का विकास पशु से हुआ है, और इसलिए पशुओं की तरह वह क्रूर और हिंसक भी होता है। इसलिए मनुष्य के इस अधूरेपन को क्षमा, दया, करुणा जैसे मानवीय गुणों से दूर भी किया जा सकता है। अरस्तु की दृष्टि में इन मानवीय गुणों को उभार कर मानव व्यक्तित्व में आए हुए अधूरेपन और कमी को त्रासदी पूरा करती है। प्रेमचंद ने अपनी एक कहानी वज्रपात में यह दिखाया है कि दिल्ली के बादशाह के एक वजीर के एक शेर पर नादिर शाह ने कत्लेआम बंद करवा दिया था, और इस तरह से उस कत्लेआम को बंद कराकर उसने एक क्रूर व्यक्ति के स्थान पर एक सहज मानवीयता का ही परिचय देने के लिए बाध्य भी हुए थे। प्रकृति अपने नग्न रूप में बेहद क्रूर और असंभाव्य तरीके से हंता किस्म की होती है, जैसे बाढ़, हिमस्खलन, सुनामी आदि आदि प्राकृतिक आपदाएं। किंतु प्रकृति का जब यही भीषणतम उग्र रूप प्रसाद जी अपनी कामायनी के चिंता सर्ग में व्यक्त करते हैं, तो वह अपने काव्य कौशल के कारण हम में आह्लादपूर्ण आनंद का सृजन भी करता है। इसे ही अरस्तु कला में मनुष्य और प्रकृति के अधूरेपन को पूर्ण समाहार कहते हैं। अभिनव गुप्त ने अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति कहकर कला की उसी समाहार शक्ति की ओर संकेत किया था जिस ओर संकेत अरस्तु ने किया है। उन्होंने कवि की तुलना प्रजापति से की। ब्रह्मा यानी उसे सर्जक कहा, यह जो नया सृजनहार है वह यथा रोजते विश्वम तथेदम परिवर्तते, उसे जैसा यह दुनिया रुचती है वह अपनी इच्छा के अनुसार उसे बदल देता है। अगर दुनिया वैसी ही होती, इंसान वैसे ही होते, समाज वैसा ही होता जैसा कि कवि चाहता है, तो उसे कविरेव प्रजापति कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे दुनिया को कल्पना के द्वारा बदलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि वर्तमान दुनिया से वह असंतुष्ट है और नए का सृजन करना उसका अधिकार है। इसी अर्थ में कवि को कवि कर्म निशी प्रभु स्वयंभू कहा गया है।
पूरी भू की परिकल्पना करने के बाद वह अपनी इच्छा के अनुसार एक नई दुनिया का सृजन करता है। क्रौंच मिथुन में नर की हत्या व्याध द्वारा होते देखकर आदि कवि वाल्मीकि का शोकबद्ध हृदय श्लोक में बदल जाता है। शोक श्लोकत्व मगागतः, उन्होंने बहेलिये को शाप दिया और फिर मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम मानवता की मर्मवाणी बन गई। वहां भी वाल्मीकि ने हत्या और क्रूरता के स्थान पर मानवीय करुणा को स्थापित कर प्रकृति की क्रूरता, उसके अधूरेपन को ही दूर करने का प्रयास किया है। अरस्तु एवं अभिनवगुप्त दोनों ने मनुष्य जो है उससे अधिक परिष्कृत रूप में कला और काव्य में व्यक्त हो सकता है, उपलब्ध हो सकता है, यह बताकर अनुकरण के सिद्धांत को एक नया अर्थ विस्तार दिया और काव्य की गरिमा और उसकी उपयोगिता को प्रतिपादित करने की कोशिश की। इसी प्रसंग में अरस्तु ने कहा था कि इतिहास में सब कुछ सच होते हुए भी झूठ है, क्योंकि वहाँ हत्या है, वहाँ षड्यंत्र है, वहाँ खून है, वहाँ फरेब है, लेकिन कला और साहित्य में सब कुछ झूठ होते हुए भी वह सच है, क्योंकि वहाँ करुणा है, वहाँ पर मानवीयता है। किंतु इससे भी महत्वपूर्ण है अरस्तु द्वारा अनुकरण की वस्तु, अनुकरण की रीति, अनुकरण की प्रणाली और माध्यम के आधार पर कला विधाओं का किया गया वैज्ञानिक वर्गीकरण एवं विभाजन। महाकाव्य, गीतिकाव्य, त्रासदी, कामदी, बांसुरी वादन, वीणा वादन, नृत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला, ये सभी अनुकरण की पद्धतियां हैं और वे माध्यम भी हैं जिन्हें अनुकरणकर्ता कार्य पद्धति के द्वारा संपन्न करता है। अरस्तु बताते हैं कि विभिन्न कलाओं के बीच जो विधागत अंतर दिखाई देता है उसका कारण है अनुकरण के माध्यम और रीति के बीच फर्क। मसलन संगीत में अनुकरण का माध्यम है सुर, ताल, लय, स्वरों का आरोह अवरोह। इसी तरह चित्रकला में रंग, कूची, कैनवास, ये सब अनुकरण के माध्यम हैं और अनुकरण की प्रणाली भी। वास्तुकला में ईंट, गारा, चूना, पत्थर, ये माध्यम हैं जिनके के द्वारा वास्तुकला में अनुकरण की क्रिया संपन्न होती है। नृत्य में अनुकरण का माध्यम आंगिक, कायिक और वाचिक, भ्रूविन्यास आदि आदि व्यापार है। काव्य का माध्यम शब्द है। इन सब के बीच जो एक अंतर दिखाई देता है वह अनुकरण का माध्यम और अनुकरण की रीति है। इस प्रकार अरस्तु ने सबसे पहले यूरोपीय काव्यशास्त्र में विभिन्न कलाओं के बीच के संरचनात्मक फर्क को समझाया कि अनुकरण की रीति, अनुकरण की वस्तु और अनुकरण के माध्यम की भिन्नता ही विभिन्न कलाओं की भिन्नता भी है। और इस प्रकार उन्होंने कलाओं की आलोचना के लिए एक वस्तुनिष्ठ आधार तैयार किया। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की विशेषता यह है कि वह कला को कला की शर्त पर परखना चाहता है। जैसे उससे पूर्व जो आलोचक हुए थे, जैसे प्लेटो, वे कला से कलाएतर प्रसंगों की मांग करते थे, जैसे नैतिकता की मांग करते थे, जैसे कि राज्य संचालन में कोई बाधा उत्पन्न न हो, नागरिक समाज में एक संतुलन और व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लेटो के लिए राज्य संचालन या कला पर संबंधी उनके विचार सिर्फ कलात्मक विचार नहीं थे, बल्कि एक तरह से उनके पूरे मेटाफिजिकल सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा, जिसका उद्देश्य था राज सत्ता का सफलतम संचालन। लेकिन अरस्तु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कला को उसकी कलात्मक शर्तों पर परखने की कोशिश की। कला से न तो नैतिकता की मांग करना उचित है, न उससे उपदेश की मांग करना उचित है, बल्कि उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि कला अपनी संरचनात्मक प्रकृति के कारण बाह्य व्यापारों से अलग और विशिष्ट है। लेकिन अपनी इस अलग और विशिष्ट प्रकृति के कारण ही कलाकार जो है वो
आदर्श गणराज्य की सीमा से बाहर खदेड़ देने के लिए बाध्य नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये बताया कि कला की परख स्वयं कला के तर्कों के आधार पर करनी चाहिए। यह पहली बार उन्होंने यह काव्यशास्त्र में नवीन दृष्टि हमें दी। साथ ही भिन्न प्रकृति वाली कला विधाओं को उनकी विशिष्ट बनावट के अनुकूल, जैसे उन्होंने बताया कि हर कला के अभिव्यक्ति या अनुकरण का माध्यम उसकी वस्तु, उसकी रीति और उसके माध्यम के अनुसार अलग अलग होती है। चूंकि हर कला में अनुकरण का माध्यम एवं अनुकरण की पद्धति भिन्न होती है, इसलिए हर तरह की कला से एक ही तरह की अंतर्वस्तु की मांग करना अप्रासंगिक है। इसका कारण यह है कि कलाओं की रूपगत भिन्नता, अनुकरण की रीति और माध्यम की भी भिन्नता है। इसलिए संगीत कला से आप उसी चीज की मांग नहीं कर सकते जो मांग आप काव्य कला से करते हैं, क्योंकि काव्य का माध्यम शब्द है और शब्द विचारों के संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम भी है। लेकिन स्वरों के आरोह अवरोह से छंद, ताल, लय, स्वर आदि के द्वारा विचारों का संप्रेषण उस तरीके से संभव नहीं है जैसे काव्य कला के द्वारा या त्रासदी के द्वारा। क्योंकि हर कला की अंतर्वस्तु अपने अनुकूल, अपनी प्रकृति के अनुकूल रूप का सृजन करती है और रूप अंतर्वस्तु में उसके कारण स्वरूप उपस्थित होता है। और इस तरह से यह ध्यान देने की जरूरत है। अरस्तु ने उस मूल कला की उस बुनियादी समस्या की ओर संकेत किया है जिसे आज तक काव्यशास्त्री जूझते आए हैं। उसमें एक है कला में रूप और अंतर्वस्तु की समस्या। कौन प्रधान है? कला प्रधान है, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम प्रधान है, या उसकी अंतर्वस्तु प्रधान है, शैली प्रधान है, या भावबोध प्रधान है? इसे लेकर काव्यशास्त्रियों में लंबे उससे तक विवाद होता रहा है। अरस्तु का कहना यह है कि कला में रूप, जिसे शिल्प कहते हैं, और जो विषय वस्तु है, जो कथ्य है, वो दोनों अलग नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि रूप की चाशनी में कोई अंतर्वस्तु के गुलाब जामुन छान ले, बल्कि हर कला रूप अपने अंतर्वस्तु विषय के अनुकूल रूप का सृजन खुद करती है और उसे लेकर पैदा होती है। और हर रूप अंतर्वस्तु में उसके कारण स्वरूप उपस्थित भी हुआ करता है। अरस्तु के काव्यशास्त्र की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि वह किसी कलाकृति के विविध पक्षों के सापेक्ष स्वायत्तता को स्वीकार करते हुए भी उसकी एकता यानी सह संबंधों पर बल देता है, जिसे कि जेरेमी हॉथॉर्न ने आइडेंटिटी एवं रिलेशनशिप कहा था। स्वायत्तता और सह सापेक्ष संबंध की संज्ञा दी थी। उसी का कुल परिणाम इसी आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप के आधार पर, जो कि अनुकरण की व्याख्या करते हुए उन्होंने निकाला था, अरस्तु ने अपने त्रासदी की अवधारणा प्रस्तुत की, अपना विवेचन का सिद्धांत सामने रखा, यानी भय एवं करुणा के उद्रेक से मानसिक विश्रांति का प्रक्षालन वह एक भिन्न प्रसंग है।